चलो बच्चों कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने केस 2 के बारे में। ठीक है, केस 2 क्या था बच्चों? केस 2 में याद करो हम क्या कहते थे कि अगर न्यूक्लियोफाइल कोई प्रोसेस करने जा रहा है, जैसे मैं यहाँ पर डी ले लिया, एच ले लिया, इधर मिथाइल ले लिया और यहाँ पर लीविंग ग्रुप ले लिया। ठीक है, अगर तो न्यूक्लियोफाइल कैसा था, वीक, तब तो वो इस बात का इंतजार करता था कि भाई चलो तुम हटो हम जाके टकराएंगे। लेकिन अगर ये न्यूक्लियोफाइल रहा स्ट्रांग, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है तो फिर इस बात का इंतजार नहीं करेगा और कि लिविंग ग्रुप हटे, वो जाकर इस पर भिड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हम कैसे पहचानेंगे? तो इसका एक ऑर्डर है, जैसे हमने यहां पर उसके एक ऑर्डर को लिख देते हैं, जैसे हमने कहा SH माइनस CN माइनस I माइनस OH माइनस N3 माइनस Br माइनस और PHO माइनस CH3COO माइनस Cl माइनस F माइनस, फिर ये सड़े वाले आ गए ROH और H2O वाले। ठीक है, तो इसको आप ऐसे सेट कर लीजिए दिमाग में कि शिव जी सुनिए, इधर ओले OH ओले नहीं बरसाना, नहीं नाइट्राइड बरसाना, फिर ऐसे, फिर मतलब फिनॉक्साइड, ऐसे मतलब एसीटेट, शिवजी सुनिए इधर ओले नहीं बरसाना, फिर ऐसे, कल फिर कल फिर से। शिवजी सुनिए इधर ओले नहीं बरसाना, फिर ऐसे, कल फिर से, फिर ऐसे, कल फिर से। इसमें आप से मतलब ये सड़े वाले हैं, इसमें आप एफ वाले को कुछ चेंज कर लो, फिर ऐसे बरसाना, फिर ऐसे, कल कल हम्म, कल इसमें एफ को क्या कर लें, कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ, फिर इधर तो सब सही लग रहा है। शिवजी सुनिए इधर ओले नहीं बरसाना, फिर ऐसे, कल फिर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है किस चीज का? न्यूक्लियोफिलिक नेचर का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सड़े वाले ये। ठीक है, अब जरा यहां देखो प्रोसेस कैसे होगी। ये लिविंग ग्रुप यहां पर क्रिएट कर रहा है डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आकर इस पर अटैक करेगा बैक साइड से। ठीक है, और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कुछ ऐसी, ये ऐसा, ये डी ऐसा, ये एच ऐसा, ये एमी ऐसा। ठीक है, ये बाहर निकलता हुआ, ये अंदर की तरफ जाता हुआ, ये पूरा प्लेनर है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हुआ, इस पर ये निगेटिव चार्ज लेकर बाहर जा रहा है, इस पर डेल निगेटिव चार्ज, ये अपना निगेटिव चार्ज लेकर इस पर आ रहा है, तो इसका निगेटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा होगा और इसका निगेटिव चार्ज धीरे धीरे घट रहा होगा। तो ये बनेगी एक ट्रांजिशन स्टेट।
ठीक है, थोड़ी देर बाद ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। थोड़ी देर बाद ये बाहर निकल जाएगा। ये बनी है क्या, ट्रांजिशन स्टेट, टीएस बनी है इस प्रोसेस की। ठीक है, ये है ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद ये पूरा लीविंग ग्रुप यहां से बाहर चला जाएगा और आपका कंपाउंड जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, डी है, फिर एमई है, फिर ये एच है, और इधर से आकर जुड़ जाएगा क्या, न्यूक्लियोफाइल। इस तरह से प्रोसेस चलेगी। ओके, अब पहले प्रोसेस से रिलेटेड कुछ खास बातें बच्चों। इससे पहले वाला जो केस वन था उसके अंदर आरडीएस क्या थी, वो दो स्टेप में चलती थी। इसका मतलब जब लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना होता था वही उसकी आरडीएस होती थी। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में जो रेट रहता था उसका ऑर्डर ये होता था। अगर 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, तो रेट का ऑर्डर यहां होता था ऐसे। यहां पर यही एक ही स्टेप हो रही है और इसके अंदर प्रोडक्ट बन रहा है। जितनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट अच्छे से बन जाएगी उतना इस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। अगर ट्रांजिशन स्टेट बन ही नहीं पा रही है तो वहां रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो सर हम ट्रांजिशन स्टेट को कैसे देखें? देखो बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट को देखने के लिए पहला तो एक नजरिया आप ये समझिए, ये जाकर इस पर अटैक कर रहा है। जितना इधर क्राउडिंग ज्यादा होगी, जैसे अभी तो हमने क्राउडिंग कम रखी है, जितना इधर क्राउडिंग ज्यादा होगी उतना ये बैक साइड से अटैक की पॉसिबिलिटी कम होती चली जाएगी। यानी इस केस में जो केस 2 है वो रिएक्शन 1 डिग्री के केस में जबरदस्त होगी, 2 डिग्री के केस में उसके बाद, 3 डिग्री के केस में उसके बाद। ठीक है, अब यहां पर आता क्या है, यहां पर एक खास बात आती है कि अगर यहां ऐसे ग्रुप लगे हों जो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर दें तो वहां रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह की बातें आपको कहीं पर भी लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन मैं आपको उस डायरेक्शन में नहीं ले जाना चाहता जहां पर कंफ्यूजन हो। आप तो सिंपल सी मेरी बात समझिए। जब भी आपको केस टू का मतलब जिसमें अटैक और ये चीज एक साथ हो रही हैं, मतलब जिसके अंदर दोनों का अटैक आरडीएस है, यानी यदि हम रेट का एक्सप्रेशन लिखें तो जिसके अंदर रेट का एक्सप्रेशन ऐसे आए कि आर लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल, जिनको आप कहोगे कौन से ऑर्डर की रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, जिसके कारण नाम जो होगा वो नाम होगा SN2 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इन रिएक्शन में रेट कंपेयर करने के लिए आप ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर मत जाना, इसको चेक मत करना, आप ऐसे चेक करना। आप पहले देखना क्राउडिंग और देन देखना डेल पॉजिटिव विथ हेल्प ऑफ इंडक्टिव। सबसे पहले क्राउडिंग देखना। मान लो एक 1 डिग्री का है, एक 2 डिग्री का है, एक 3 डिग्री का है। ठीक है, और सब में लीविंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो जो 3 डिग्री वाला होगा उसमें SN2 नहीं हो पाएगी, उसका रेट सबसे बेकार होगा, 1 वाले का सबसे अच्छा। ठीक है, अब मान लो दो आ गए 2 डिग्री वाले। ठीक, अब आप क्राउडिंग से नहीं देख सकते। अब आप वहां देखना कि आजू बाजू में जो ग्रुप लगे हुए हैं उनका इंडक्टिव इफेक्ट कैसा लग रहा है, वो डेल पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। अगर वो बढ़ा रहे हो तो वहां रेट जो है वो ज्यादा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं इस पर थोड़ा सा पहले आपको प्रैक्टिस करवा दूं। जैसे बच्चों, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, इस क्वेश्चन पर देखो बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें SN2 के रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो CH3 CH2 Cl आपको कौन सा इफेक्ट लगाना है, सिर्फ इंडक्टिव,
और क्या चेक करना है? डेल पॉजिटिव चार्ज को। किस पर डेल पॉजिटिव चार्ज चेक करोगे? जाहिर सी बात है, जिस पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब ये भी कुछ 1 डिग्री टाइप का है, ये भी कुछ 1 डिग्री टाइप का है। और मान लो मैंने बच्चों इस पर भी एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, इस पर भी एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, तो कैसे होगा? देखो ऐसे ही तो जुड़ा हुआ है, एच 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 सॉरी CH3 और Cl। इस पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इसमें क्या है? HOCH3 और इधर Cl। ऐसा ही है, दोनों केस में आकर भिड़ने वाला है क्या? न्यूक्लियोफाइल। और क्या चीज नहीं हो रही है? Cl पहले हट नहीं रहा है। यहां पर आपको किससे समझना होगा? देखिए, या तो मैं आपको कंफ्यूज कर सकता था कि यहां देखो ये जो है ट्रांजिशन स्टेट जो है, इन ट्रांजिशन स्टेट पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ऐसे ग्रुप जो इससे निगेटिव चार्ज को कम कर दें वो इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, और जिसमें भी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी उसमें रेट ज्यादा होगा। और चूंकि यहां पर बॉन्ड्स तकरीबन में पूरे बने हुए हैं, कोई भी चीज रेजोनेंस नहीं कर सकती, इसलिए आपको सोचना होगा इंडक्टिव से। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं ऐसे समझाता ना तो आपको कंफ्यूजन होता, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस चीज को याद रखो। क्राउडिंग देखो, अगर क्राउडिंग सब में सेम है तो फिर आप डेल पॉजिटिव चार्ज देखो। जैसे क्राउडिंग का मतलब समझ में आया? डिग्री से, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो रेट किस में ज्यादा है? 1 डिग्री वाले में रेट ज्यादा है SN2 के लिए। अब मैं आ जाता हूं फिर से नीचे, जरा देखो, इसमें भी आकर भिड़ने वाला है, इसमें भी आकर भिड़ने वाला है, दोनों में क्राउडिंग तो दोनों ही 2 डिग्री के हैं, तो मतलब ही नहीं। अब क्या सोचोगे आप? अब सोचोगे इनका इफेक्ट, इनका इफेक्ट। लेकिन कौन से नेचर को सोचोगे? आप सोचोगे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को। तो ये लगाएगा अपना प्लस आई लगाएगा, इलेक्ट्रॉनों को दूर भेजेगा, इधर निगेटिव को कम करेगा, रेट इसका कम हो जाएगा। ये घसीटेगा, इधर डेल पॉजिटिव बढ़ाएगा, रेट इसका बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ आई? अच्छा, सिमिलरली जरा इसमें बात कर लेते हैं, जरा इसके वाले ऊपर वाले में बात कर लो। इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, अब देखो सब में सेम जगह पर जुड़ा हुआ है, जिसमें भी चीजें इस जगह पर डेल पॉजिटिव बढ़ा देंगी उसमें रेट ज्यादा हो जाएगा। अब जरा सोचो, यहां ऑक्सीजन है जो घसीट रहा है, यहां नाइट्रोजन घसीट रहा है, यहां sp2 कार्बन घसीट रहा है, ये ढकेल रहा है, यानी इस जगह पर प्रोड्यूस होने वाला डेल पॉजिटिव चार्ज बहुत जबरदस्त होगा। डेल पॉजिटिव चार्ज इधर बहुत जबरदस्त होगा, मतलब इस पर अटैक बहुत अच्छी तरह होगा, तो जो ऑर्डर होगा वो 4, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1। मेरी बात समझ आई? ठीक, चलिए, ये हो गई इसमें रेट के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक, अच्छा, दोनों चीज समझ में आ गई। पहले तो ये रिएक्शन तब होगी जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। दूसरा, जितना इसके इर्द गिर्द क्राउडिंग बढ़ेगी उतना अटैक कमजोर पड़ेगा। तीसरा, जब दोनों जगहों पर दो कंपेयर कर रहे हो जहां पर क्राउडिंग सेम है, तो जिसमें भी डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसके अंदर रिएक्शन का रेट कैसा हो जाएगा? ज्यादा। अब मेरी बात सुनना, इसके अंदर चूंकि अटैक एक ही स्टेप में हो रहा है, रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ये इससे बैक साइड से जाकर अटैक करेगा और ये लीविंग ग्रुप यहां से बाहर निकलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर क्या हो रहा होगा, इन्वर्जन हो रहा होगा या रिटेंशन हो रहा होगा, तो जैसे पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा था, जिधर से लीविंग ग्रुप बाहर निकले, अगर उधर अटैक हो तो वहां पर होता था रिटेंशन, लेकिन यहां तो इधर से लीविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है और अटैक इधर हो रहा है, यानी ये केस है 100% इन्वर्जन वाला। 100% यहां पर इन्वर्जन होगा और इस इन्वर्जन को नाम दिया जाता है वेल्डन इन्वर्जन।
ठीक है, देखो बच्चों, वेल्डन इन्वर्जन किस चीज को कहते हैं? यहां यह बोला जाता है कि जिस तरह से छाता पलट जाता है उस तरह से ये मॉलिक्यूल इस अटैक के दौरान अपनी एक्सेस पर इन्वर्ट हो जाता है, पलट जाता है। मैं आपको इसको ऐसे समझाऊं, जैसे इस मॉलिक्यूल को, इस वाले मॉलिक्यूल को आप ऐसा मानिए, ये एक छाता है, ठीक है। ये छोटी सी जो डंडी इसकी बाहर निकली हुई है, इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये है आपका क्या, डेल पॉजिटिव चार्ज। इस पर रिएक्शन करने आ रहा है एक न्यूक्लियोफाइल, इस पर आ रहा है अटैक करने एक न्यूक्लियोफाइल। इससे क्या चीज आपकी थोड़ी देर बाद, बिल्कुल ऐसे ही मानो कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये लीविंग ग्रुप है, ये इससे अटैक करने आ रहा है, जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है वो ऐसे बनी है, ऐसे। और फिर ये जो लीविंग ग्रुप है ये आपका बाहर निकल गया और ये कंपाउंड अपनी एक्सिस पर इन्वर्ट हो गया। इसको कहते हैं इन्वर्जन, छाते का पलट जाना। देखो बच्चों, यहां पर आप बिल्कुल ये नहीं कहोगे, देखिए बॉन्ड पलट गए हैं, जहां ये था उसकी अपोजिट साइड में ये आ गया है। आप ये नहीं कहोगे कि आर का एस हो गया या एस का आर हो गया, हम इस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। हम इस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहां से जो ग्रुप बाहर निकला उसकी प्रायोरिटी क्या है हमको नहीं पता, जो अटैक कर रहा है उसकी प्रायोरिटी क्या है हमको नहीं पता, क्योंकि आर और एस का तो लेना देना प्रायोरिटी ऑर्डर से है ना। पता नहीं इसकी प्रायोरिटी क्या हो, इसकी प्रायोरिटी क्या हो, ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन हां, ये हम जरूर कह देंगे कि यहां जो भी बॉन्ड पैरामीटर थे, बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर था जो इधर था उसके अपोजिट आके जुड़ जाएगा। सर इसका यूज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे करेंगे? देखो बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका यूज ऐसे करना कि जैसे मान लो आपके सामने कोई ऐसा सवाल आए कि यहां लीविंग ग्रुप लगा हो, ठीक, यहां H लगा है, मान लो यहां D लगा है, यहां T लगा है, और इस पर एक न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाई गई। आप क्या करना, सवाल में ऐसे दिमाग लगाना कि प्रोडक्ट ऐसे बना देना, जहां लीविंग ग्रुप है उधर ही आप न्यूक्लियोफाइल जोड़ देना, ठीक है। और अब ऑप्शन में चेक करना कि आपका ये ऑप्शन किसमें एक इंटरचेंज करके मिल जा रहा है। आपका ये ऑप्शन, मान लीजिए 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, उनमें आप ये करना कि देख लेना कि किस ऑप्शन में यदि आप ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज कर दें, किसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज कर दें तो आपका ऑप्शन मिल जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब आपने कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, समझ में आया? आपने इसकी जगह ये लगाया, ठीक है, और नीचे ऑप्शन में ये चेक किया कि ये किसमें ऑड इंटरचेंज करने से बन रहा है। मतलब ये आप जो ऑप्शन आप चेक कर रहे हो वो और ये, इनमें क्या रिलेशन होगा, उनमें क्या रिलेशन होगा, उसमें रिलेशन ये होगा कि ये दोनों एक दूसरे की क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। ये दोनों एक दूसरे की क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, और आपका वही आंसर सही होगा। देखो बच्चों, होना क्या चाहिए था, हमें इसको एग्जैक्ट अगर करना चाहिए था तो ऐसे करना चाहिए था कि यहां लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इधर H, इधर D, इधर T, हमको इस पर बैक साइड से अटैक कराना चाहिए था। तो बैक साइड से अटैक अब यहां प्रोजेक्शन में नहीं समझ में आता, इसको वैज डैश में चेंज करना चाहिए, फिर बैक साइड से अटैक कराना चाहिए। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मत करो, आप तो सिंपल क्या कर लो, अपने यहीं पर ही आप क्या लगा दो, न्यूक्लियोफाइल लगा दो, और ऑप्शन में चेक कर लो कि कौन सा ये बना दे रहा है ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज पर, वो और ये में क्या रिलेशन होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज का, क्योंकि हमको इसी की तो इमेज बनानी थी, इसी में ही तो बैक साइड से अटैक कराना था। तो ऑप्शन में चेक कर लो कि कौन सा ऑड इंटरचेंज करके ये बना दे रहा है।
वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में वेज डैश प्रोजेक्शन ही दिया हो, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। मान लो कहीं पर वेज डैश प्रोजेक्शन ही दे दिया जाए, जैसे हमने कहा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, कहीं दे दिया गया, यहां कह दिया गया कुछ लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, बी आर लगा हुआ है, ठीक है, यहां एच लगा हुआ है, ठीक, और हम कुछ तो भी न्यूक्लियोफाइल ला रहे हैं, मान लीजिए हम और इधर कुछ ऐसे लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है CH3 और इधर लगा हुआ है कुछ तो भी, मान लो ऐसे वाले में कुछ H लगा हुआ है, और हम इस पर रिएक्शन कराने ला रहे हैं एक न्यूक्लियोफाइल की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो यहां अब टेंशन मत लेना, क्योंकि वेज डैश फॉर्म का बना हुआ है। अटैक कहां पर होगा जरा देखो, अटैक होगा इसके अंदर, इधर से बैक साइड से ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। मुझे बताओ कि क्या लगता है आपका, ये यदि आप बैक साइड से इसके अंदर अटैक कराओ तो कैसे सोचोगे, वेज पर आएगा या डैश पर आएगा? तो जैसा मैंने कहा ना, अगर वो चीज आप दिमाग में रख रहे हो तो आपका काम बन जाएगा। क्या हमने क्या कहा था? हमने कहा था जहां है वहीं लगा दो और उसके अंदर देख लो कि कहां पर एक इंटरचेंज हो रहा है। जैसे मैंने कहा, इसको आप ऐसे सोचो कि ये आकर भिड़ा और ये भिड़ा, इसने ये बना दिया, ये इधर एस न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एस मान लेते हैं, और यहां ये, अगर आपने यही जवाब कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करो, जवाब जवाब आपका जो सही होगा, ये इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज करो, इसी जगह पे और कहीं नहीं, अटैक जहां पर हो रहा हो। तो अब इंटरचेंज आप एक ही कर सकते हो, इसको एच पर कर दो, इसको डार्क पर कर दो, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। इधर बाकी जगह पर कोई चेंज नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि अटैक तो इधर हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इधर CH3, इधर H, ये है इसका फाइनल प्रोडक्ट। आई बात समझ में कैसे इसमें सोचना है? अच्छा, फिर से जरा ऊपर चलते हैं। बैक साइड से अटैक हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ट्रांजिशन स्टेट एक प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, क्योंकि ये और ये पार्शियल बॉन्ड है। एक्चुअल अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ये आपका मेन बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, तो कुछ बातें हो गई यहां पर कि रेट हमको कैसे देखना है, ऐसे देखना है। अच्छा, अगली मैं कुछ बातें यहां बता दूं कि ये आपकी जो रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं एक खास टाइप के सॉल्वेंट, SN2 टेक प्लेस, ये चीज आगे समझ में आ जाएगी, टेक प्लेस इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होती है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में मैं आपको सिर्फ कुछ नाम बता देता हूं, जैसे हमने कहा DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, जैसे हमने कहा DMSO, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, या मैंने कहा एसीटोन। ये आपके कैसे सॉल्वेंट है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर का मतलब फिर से म्यू बोल देता हूं मैं, म्यू आपका 0 नहीं है। प्रोटिक का मतलब था जहां से प्रोटॉन मिल सके, H+ मिल सके। इन जगहों पर H+ नहीं मिलेगा। जैसे देखो, ये प्रोटॉन जो है ना, वाटर में जाने पर आराम से नहीं निकलेंगे। प्रोटिक उनको कहोगे जिनमें ऑक्सीजन, जिनमें हाइड्रोजन जुड़ा हो एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या थे? H2O है पोलर प्रोटिक, ROH है पोलर प्रोटिक, RCOOH है पोलर प्रोटिक, ये पोलर प्रोटिक है। और इनमें देखो जरा, यहां पोलैरिटी तो है, लेकिन
हाइड्रोजन जुड़ा है किसके साथ, इसके साथ, इसको देख लो, S डबल बॉन्ड O CH3 CH3 डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। अब इसका यूज क्या है अपन आगे देखेंगे, लेकिन नाम आ गया तो चलो देख लेते हैं। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ये है N, इसके साथ H नहीं लगाऊंगा, H लगा दूंगा तो वो H तो एसिडिक हो जाएगा, इधर मैं CH3 लगाऊंगा, CH3 लिखाऊंगा, डाई मिथाइल फॉर्मिक एसिड का एमाइड। ठीक है, तो ये आपके किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब हैं आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो SN2 रिएक्शन होती है ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होती है। तो अब तक क्या क्या बातें हो गई, रिएक्शन SN2 वहां पर होती है जहां क्राउडिंग कम होती है। ठीक है, जहां दो जगह क्राउडिंग सेम होती है वहां पर आप रिएक्शन के अंदर डेल पॉजिटिव चार्ज से चेक करते हैं। रिएक्शन के अंदर जो ऑर्डर आता है वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, बट रिएक्शन कंप्लीट होती है एक स्टेप में। SN1 रिएक्शन एक ऑर्डर, उसका ऑर्डर एक होता है, वो रिएक्शन कंप्लीट होती थी 2 स्टेप में। अगर मैं इसके एनर्जी प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो SN2 का एनर्जी प्रोफाइल कुछ ऐसा होगा, इसके अंदर एक ही पीक आएगी। ठीक है, अब यहां ऊपर होगा या नीचे होगा वो तो डिपेंड करेगा कि हमने क्या हटाया है क्या जोड़ा है। ठीक है, ऐसा SN2 में ऐसा होगा। लेकिन यदि मैं SN1 के बारे में बात करूंगा तो SN1 के बारे में वो प्रोसेस ऐसे लिखूंगा मैं, पहली स्टेप जो RDS थी यहां पीक आएगी, फिर एक इंटरमीडिएट बनेगा और फिर लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आई मेरी बात, यहां ये जो आ रहा है ये किसके बारे में बात कर रहा है, यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है ऊपर वाली जगह पर, निगेटिव चार्ज TS। इतनी बात भी समझ में आ गई। अच्छा, इसके अंदर 100% क्या होता है, इसके अंदर 100% इन्वर्जन होता है, जबकि SN1 में 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन। कोई कह देता था तो हम ये कहते थे कि इन्वर्जन का परसेंटेज रिटेंशन की तुलना में ज्यादा होता था। वहां यूज होता था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहां यूज होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, वहां पर यहां पर 100% इन्वर्जन होता है, यानी प्रोडक्ट बनाने का क्या तरीका होगा, आप तो जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है वहीं पर ही आप अटैक करा दो और देख लो कि इस कंपाउंड की इमेज आपके कौन से स्ट्रक्चर में गिवन है, यानी कौन से स्ट्रक्चर में ऑड इंटरचेंज करके आप ये बना लोगे। जाहिर सी बात है उसमें और इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन होगा, यानी अटैक जो है वो अपोजिट हो रहा होगा, जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिए। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर एक नोट करके मैं एक इंफॉर्मेशन लिखता हूं, और वो नोट करके इंफॉर्मेशन है इन स्ट्रक्चर के बारे में, PH C डबल बॉन्ड O CH2Cl, इनका एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर अपने पास है रिलेटिव रेट का। ठीक है, इन सब में अगर आप डिग्री वाइज बात सोचो तो डिग्री वाइज क्या है कि यहां पर इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री डिग्री भी 1 है, हम करें डिग्री, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डेल पॉजिटिव चार्ज से चेक करेंगे। यहां ऑक्सीजन घसीट रहा है, यहां कई sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं जो CH3 CH2 जो बाहर कैसा है sp3 है, अंदर कैसे हैं, कई सारे sp2 हैं जो घसीट रहे हैं। यहां पर ये sp3 है, अंदर बेचारे दो हैं sp2 वाले जो घसीट रहे हैं। यहां ये यहां ऑक्सीजन घसीट रहा है, यहां ये यहां एक ऐसा एटम घसीट रहा है जिस पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस पर
प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, ज्यादा ये तेजी से घसीट रहा होगा। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये बताते हैं कि इसका रिलेटिव रेट आता है कुछ इतना, यानी 1 लाख के आसपास। इसकी तुलना में इसका आता है 900, इसका आता है 700, इसका आता है 200। ये चीज आपको कहीं पर मदद करेगी कि आपको ये पता है कि इनमें इनमें कौन बड़ा, इनमें इनमें कौन बड़ा। तो ये रिलेटिव रेट का ऑर्डर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा बच्चों, मैं थोड़ी सी और एक बात कर लूं। ये नोट का पहला पॉइंट। नोट का दूसरा पॉइंट, as well as we branch beta position, as well as we branch beta position, then rate of SN2 reaction decreases। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने मान लीजिए ऐसा कर दिया, CH2 और यहां लीविंग ग्रुप लगा दिया, ठीक है, और एक मैंने ये कर दिया CH3 CH2 लीविंग ग्रुप। अब मैंने दोनों में आपसे पूछा कि बताओ दोनों में रिलेटिव रेट SN2 रिएक्शन में किस में ज्यादा होगा। तो देखो बच्चों, इसमें भी बैक साइड से आकर अटैक है इस पर्टिकुलर पर, इसमें भी बैक साइड से, और यहां मैंने जो लगा दिया है वो हैवी क्राउडेड ग्रुप लगा दिया है, मतलब 3 डिग्री का। ऐसे केस में न्यूक्लियोफाइल इस पे बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, और जो SN2 रिएक्शन का रेट है वो इस केस में ज्यादा होगा। इतनी बात। एंड वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप, ये चीज SN1 में भी ऐसे ही चलती थी। वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप, यहां पर भी ऐसा ही चलेगा। जो भी अगर आपसे पूछे कि कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो आपको हमेशा ही क्या चीज चेक करना है कि कौन सा वीक बेस है। जो भी वीक बेस होगा उसकी लिविंग टेंडेंसी या लिविंग नेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। तो बीटा पर ब्रांचिंग वाली बात हो गई, ये हो गया। और SN2 में और कोई चीज, बैक साइड से अटैक हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उम, 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 उम। अच्छा, एक चीज और देख लो। जैसे नीचे मैंने ये चीज देखी थी, जरा देखो, ये एग्जाम्पल देखा था। देखो बच्चों, इसके अंदर SN2 का रेट यदि देखो तो किसमें ज्यादा है, इस वाले में ज्यादा है। अच्छा, मैं इसमें पूछूं SN1 का रेट भी किसमें ज्यादा है, तो वो भी किसमें ज्यादा होगा, इस वाली जगह पर। SN1 भी इसमें ज्यादा होगी, SN2 भी इसमें ज्यादा होगी। तो सर हम किसको कहें कि कौन सी ज्यादा है? देखो, फिर ये डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट कैसा लिया। अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो फिर SN1 का रेट ज्यादा होगा, और यदि आपने पोलर एप्रोटिक लिया तब इसका रेट ज्यादा होगा। कहीं आप ऐसी जगह फंसोगे ना, तो ये चीज आपकी मदद करेगी कि जैसे इसके अंदर SN1 का भी रेट ज्यादा है, SN2 का भी रेट ज्यादा है, तब आप किस पे जाओगे, सॉल्वेंट पर जाओगे। तो कैसे देखना है? सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो। अगर क्राउडिंग ज्यादा है SN1 होगी, क्राउडिंग कम है SN2 होगी, ठीक है। SN2 में यदि क्राउडिंग सेम है तो डेल पॉजिटिव चार्ज से देखो, यदि 3 डिग्री का है तो रिएक्शन नहीं होने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, और जरा ऊपर चलते हैं। अब आप इनको जरा ट्राई करिएगा, और ऊपर चलते हैं। जैसे तीसरा जो मैं नोट का पॉइंट लिखने जा रहा हूं वो ये, जैसे मैंने मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल रखे, जैसे मैंने ये लिखा Cl, या मैंने लिखा इधर Cl, या मैंने लिखा CH2CHCl, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस केस में देखो,
क्या यहां SN1 हो पाएगी? SN1 होने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा। ये एक ब्रिज बॉन्ड है, मतलब ये ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा, इधर ये ऐसे बना है, ऊपर की तरफ है, ऐसा ब्रिज बॉन्ड है। अगर यहां आपने पॉजिटिव चार्ज ले आए तो ऐसी जगह पे आपको पॉजिटिव चार्ज आते ही इस पूरे स्ट्रक्चर को प्लेनर होना पड़ेगा। प्लेनर होगा तो फिर तो ये रिंग टूट जाएगी, यानी यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो आने वाला नहीं। अब यानी SN1 तो नहीं हो पाएगी। तो सर SN2 भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहां पर बैक साइड से जाकर अटैक कैसे करवाओगे? समझ में आई मेरी बात? तो ना SN1 ना SN2, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही चेक करो। इधर से यदि तोड़ोगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड के बगल में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, SN1 नहीं हो पाएगी। SN2 के लिए बैक साइड से जाकर इस कार्बन पर अटैक करना होगा, निगेटिव चार्ज को, खूब सारी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, बैक साइड से अटैक नहीं हो पाएगा। ये हम नॉर्मल कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने टेम्परेचर 300 और प्रेशर 600 दे दिया तो करवा देंगे, लेकिन अगर कोई पूछ रहा है ना, तो नॉर्मल कंडीशन में ही पूछ रहा है, यानी SN1 भी नहीं है, SN2 भी नहीं है। सिमिलरली ये बॉन्ड यदि टूटेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड के बाजू में पॉजिटिव चार्ज, SN1 नहीं हो पाएगी। और इधर मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, और यदि बैक साइड से अटैक करना है तो इसको इस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को तोड़कर यहां आना पड़ेगा, क्योंकि जिस कार्बन पर अटैक होना है उसी से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जुड़ी हुई है। अगर ये थोड़ा दूर होती, एक कार्बन भी दूर होती, तो मजा आ जाता, क्योंकि वो तो मजा आया है, यहां देखो, यहां मजा आया है, एक कार्बन दूर है, लेकिन यहां पर उसी कार्बन पर है, तो इसको इस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को चीरते हुए इस पर आकर अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि अटैक होना कहां से है, बैक साइड से अटैक होना है। तो ना यहां पर SN1 ना यहां SN2। मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जहां SN1 SN2 दोनों हो सकती है, और जहां दोनों हो सकती है वहां सॉल्वेंट हमको बताएगा कि कौन सी हो रही है। अगर सॉल्वेंट मिक्सचर है, पानी के साथ किसी चीज का मिक्सचर है, तो पानी हमेशा ही डोमिनेटिंग रोल प्ले करेगा। मतलब अगर किसी ने कह दिया हमने DMSO लिया है पानी के साथ, तो पानी किसी भी लड़ाई में DMSO को हरा देगा, क्योंकि वो बहुत भयंकर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो अगर कभी DMSO के साथ ऐसा मिक्सचर दे दिया जाए ना पानी का, तो पानी को ही जितवाइएगा। ठीक है, तो मैं यहां क्या कह रहा था, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर दोनों हो सकती है, जिनमें दोनों हो सकती है वहां सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि कौन सी होने वाली है। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जहां पर दोनों की दोनों रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? इसको जल्दी से आप टीपिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो यहां जो रेट का एक्सप्रेशन हमने लिखा है ना, ये वाला ऐसे, तो इस पर सवाल कैसे पूछेंगे? वो कहेंगे कि मैंने न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया और लीविंग ग्रुप या एल्किल हाइलाइड के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, बताइए रिएक्शन के रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? तो यदि SN1 रिएक्शन होगी तो रिएक्शन का रेट 2 गुना होगा, और SN2 रिएक्शन होगी तो चूंकि ये भी डबल, रिएक्शन का रेट 4 गुना हो जाएगा। आ रही बात समझ? तो जल्दी से आप पहले इन सवालों को लिखो और मुझे करके बताओ कि इनके अंदर क्या आ रहा है रिलेटिव रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। जैसे इनमें इनमें क्या करोगे, इनमें वही कॉन्सेप्ट, वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, जल्दी से लगाओ बच्चों इसको।